सभी का हार्दिक अभिनंदन है राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम में। राजस्थान परिषद बेंगलोर की एक अग्रणीय संस्था है, एक अग्रणीय सामाजिक संस्था है जो पिछले 45 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में, मानव सेवा के क्षेत्र में बहुत महनीय कार्य करते आई है और विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और सामाजिक जुड़ाव के क्षेत्र में राजस्थान परिषद ने अपनी एक मिसाल कायम की है पूरे समाज में। और इसी पहल को आगे ले जाते हुए राजस्थान परिषद लेकर आया है मीट द आइकॉन प्रोग्राम। मीट द आइकॉन प्रोग्राम के तहत हम तेरापंथ धर्म सिंह से जुड़ी हुई उन महान विभूतियों का साक्षात्कार करते हैं जिन्होंने अपने व्यापारिक जीवन में सफलता हासिल की है, जिन्होंने सामाजिक स्तर में एक सफलता हासिल की है और उस सफलता के जरिए वो बन चुके हैं हजारों लाखों लोगों की प्रेरणा। हमारा ये मकसद है कि हम जब उनसे रूबरू होंगे, हम जब उनसे जब मिलेंगे तो उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनकी जीवन शैली के बारे में जानेंगे, उनके जीवन में आए हुए उतार चढ़ाव के बारे में जानेंगे, उनको किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा उनको हम जानेंगे और पहचानेंगे, ताकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, हम और विशेष तौर पर जो नौजवान देख रहे हैं, उन्हें उनसे प्रेरणा मिले, उन्हें उनसे कुछ सीखने मिले, ताकि वो भी अनुसरण कर पाए उनका और अपने जीवन को निखार पाए, अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। और आज जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद है वो है एक मशहूर समाज सेवी, जयपुर से हैं और उन्होंने शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो कार्य किया है वो कार्य आज उस कार्य की गूंज संपूर्ण भारतवर्ष में है और वो एक सफल व्यापारी भी है। तो अब आज उस शख्सियत को मैं हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा और उनका नाम है श्री नरेश जी मेहता। वो जयपुर से हैं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम ये साक्षात्कार शुरू करते हैं। पूजा जी, ओवर टू यू। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं फर्स्ट में उनको वेलकम करना चाहूँगी, वेलकम। और एक बार फिर से नरेश जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तो मैंने जैसे नरेश जी के बारे में सुना है अभी कि वो 60% अपना चैरिटी में डाल देते हैं, 4 स्कूल्स अडॉप्ट किया है, लाइक इतना अच्छा है। और अब जो यूट्यूब में ये वीडियो डाल होगी तो कितना लाइक लोग इंस्पायर होंगे आपसे और हमें भी ऐसा सीख मिलेगा कि हम भी हमारा कुछ जितना भी मिल रहा है थोड़ा तो चैरिटी में डाल सकते हैं। अगर आप 60% लाइक डोनेट कर सकते हो तो हम थोड़ा तो कर ही सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ, ठीक है? मैं जानना चाहूँगी आपका बचपन में स्वभाव कैसा था, आपका बचपन कैसे बीता? मेरा बचपन मेरी माताजी की शरण में ही बीता, क्योंकि जब मैं 12 वर्ष का था मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और वो ब्रिटिश टाइम पे इंपीरियल जो बैंक था उसके चीफ मैनेजर थे और 4 ब्रिटिशर उनके गार्ड के रूप में साथ चलते थे। और जाने मानी हस्ती थी मेरे फादर, स्वर्गीय गुलाब चंद जी मेहता। तो मुझे तो माँ ने ही बड़ा किया, उनकी शक्ल भी ढंग से याद नहीं है। तो माँ ने ही पढ़ाया लिखाया मेरे को, डबल MA कराया हिस्ट्री इकोनॉमिक्स में। और मुझे याद नहीं है कि मैं बचपन में कोई कठिन दौर से गुजरा हूँ, क्योंकि माँ का इतना प्यार मिला मुझे। हम 6 भाई हैं, सबसे छोटा मैं था, तो मदर ने कहा मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। तो मैं अब एक्सपायर हो गई मदर, मैं तो उन्हीं का शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। क्या बात है, बहुत। जब पेरेंट्स का आशीर्वाद हमारे साथ हो तो आई थिंक हमें दुनिया की कोई पावर की ज़रूरत नहीं है जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हो। एक बार तालियां तो बज। तो आपका स्वभाव कैसा था बचपन में? आप कैसे शरारती थे या लाइक कुछ एक ऐसा यादगार पल आप हमारे साथ शेयर करोगे यहाँ पे? शरारत में तो ऐसा है कि मेरे को पिक्चर देखने का बहुत शौक था और एक पिक्चर आई थी उन दिनों में, बैराग पिक्चर, दिलीप कुमार का ट्रिपल रोल था। तो स्कूल से सब लोगों ने कहा, क्योंकि मेरे ब्रदर भी उसी स्कूल में प्रिंसिपल थे, तो कहा नरेश यार सबको पिक्चर देखने चलना है, कोई बात होगी तो
तुम्हारे ब्रदर संभाल लेंगे। तो वहाँ से पार होके हम गए वहाँ पिक्चर हॉल में। उसी टाइम पे अपने उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो एक एपिसोड हो गया था उसमें, उनकी कार में कोई एक बच्चा बीच में कोई काफिले में आ गया था, तो वो इंजर्ड हो गया था। तो जब पिक्चर देख के घर आए तो मैं, उस टाइम पे ब्रदर भी आ गए थे, तो उन्होंने पूछा आज क्या हुआ स्कूल में। मैंने कुछ नहीं हुआ, जैसे रोज़ होता है वैसे हुआ। तो उन्होंने एक थप्पड़ मुझे मारा और कहा स्कूल से पार हो गई पूरी क्लास। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? कहते प्रिंसिपल हूँ तो पता तो रह गई। तो वो घटना मुझे याद है अभी तक, उसको मैं ध्यान में रखता हूँ। जैसे हमने सुना आपके बारे में, आप 60% अपना चैरिटी में डोनेट करते हो क्या? तो बचपन से आपका स्वभाव ऐसा था कि लाइक ठीक है, बचपन में ही आपने तय कर लिया था या बचपन से ही आप ये करते आए हो? नहीं, मैं करता था। मदर ने कहा दूसरों के लिए जब इस लायक हो जाओ तो समाज के लिए कुछ काम करना। उस टाइम ये कोई डिसाइड नहीं था। ये डिसाइड तो चैरिटेबल वर्क तो पिछले 40 साल से कर रहा हूँ मैं। अभी 58 ईयर्स का हूँ मैं, तो 40 ईयर्स से कर रहा हूँ। लेकिन जब आचार्य महाप्रज्ञ जी 2005 में जयपुर आए थे, उस टाइम पे मैं अणुवा बना रहा था। मैं महाराजों के कोई जाने में कोई बिलीव नहीं करता था। 2004 में जब अणुवा केंद्र बन रहा था और 2005 में उसको लोकार्पण के लिए जयपुर आना था, तो उनको पता पड़ा नरेश मेहता है जो ऐसे ऐसे बिल्डिंग बना रहा है, तो उन्होंने किसी के मार्फत मुझे याद किया। तो उस टाइम जयपुर नहीं आए थे, तो मैं उनको फतेहपुर के आसपास दर्शन किए। तो मेरे को जाते ही बोले कि तुम्हारे पिताजी तो इतने बड़े तत्वज्ञ श्रावक हैं और तुम दर्शन नहीं करते हो। मैंने गुरुदेव अब नहीं करता तो नहीं करता। वो फर्स्ट मीटिंग हुई थी महाप्रज्ञ जी से डायरेक्ट। अब उनका तेजस ओजस ऐसा प्रभावित किया कि मैं जब से मैंने प्रण, कोई एक चुंबक होता है जैसे जिससे आदमी को खींचता है, हर वीक उनके मैं दर्शन करने लग गया। तो 2004 से 2010 तक वो कहीं भी होते थे, हर वीक जाता था। माँ शमन जी ने तो लाडनू चौमासे में फरमाया कि इसने जयपुर लाडनू को खेत का रास्ता बना रखा है। सब क्लिपिंग सब है उनकी। तो फिर उस टाइम पे मैंने डिक्लेयर किया कि भाई मैं 50% करूँगा, 40 करूँगा, और धीरे धीरे बढ़ता 2008 तक 80% मैंने टिल लाइफ के सोगन ले लिए कि 80% पैसा और समय चैरिटी में खर्च करूँगा। और जैसा कि हमने आपके प्रोफाइल में भी पढ़ा कि आप काफ़ी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, रोटरी क्लब हो या जैन श्वेतांबर तेरापंथी स्कूल हो, आप को रोटरी क्लब के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं, और आपके माता पिता के नाम पर आपका कोई फाउंडेशन, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट भी है। बिल्कुल। तो हम ये अब ये जानना चाहेंगे कि आपके शुरुआती दौर में, आपके जीवन में क्या आपको कई संघर्षों का सामना करना पड़ा, और आपने जब उन संघर्षों का सामना किया तो आप कैसे उन संघर्षों से उभर कर आए? मैं जब होश संभाला तो आपको जैसा बताया कि पिताजी थे नहीं, काफ़ी बिजनेस बदले। मदर का एक ही कहती थी कि तेरे को कोई कमी नहीं आएगी अगर ढंग से चलेगा और लोगों के लिए सोचेगा। तो मैंने मेरी लाइफ 6 रुपये रोज़ से स्टार्ट की। लाल कोठी मकान में रहता था, तो बाहर एक गेहूं की दुकान थी। तो जो ये लड्डे आते हैं गेहूं के, तो उसमें 8-10 बोरियाँ आती थी। 80 रुपये क्विंटल अच्छे से अच्छा गेहूं आता था। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको 81 के, उस टाइम पे फ्लड भी आया था जयपुर में। तो उससे हम पैसे जो अर्न होती थी 2% मिलता था, तो लगभग 12 रुपये करीब आते थे। तो आधे उस दुकानदार के और आधे मेरे। वो 6 रुपये जो मेरे पास फर्स्ट कमाई थी, उसको मैंने एक फ्रेम में लगा के मेरे घर पे मेरी अलमारी में रखा हुआ है। आज भी वो आपके पास है? उसको मैं टिल लाइफ देखता हूँ। तो सब लोग समाज में ही कहते हैं इतने पैसे खर्च करते हो क्या होगा। मैंने कहा अब तो भगवान भी चाहेगा तो 6 रुपये रोज़ से नीचे नहीं ले जा सकता। क्या बात है, क्या बात है। मैं उसको याद रखता हूँ, तो आज तो उससे बहुत ऊपर है। तो ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है कि अगर मन में विश्वास हो, मन में अगर लगन हो, तो कोई भी संघर्ष आपके सामने छोटा पड़ जाएगा।
आप संघर्ष से ऊपर चले जाओगे। तो नरेश जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि आप जब इस संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे, जब आप अपने जीवन को एक दिशा दे रहे थे, तो क्या कोई व्यक्ति था जो आपके जीवन में मार्गदर्शक बनकर आया? कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास आप सलाह के लिए जाते थे, परामर्श के लिए जाते थे, और वो आपको हर चीज का सॉल्यूशन दे देता था या आपको मोटिवेट करता था? मैं तो सब कुछ श्रेय मेरी मदर को देता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं और मदर ही रहते थे। बस मेरे मन में पीड़ा रहती थी कि अब इस ओल्ड एज में मेरे लिए सुबह शाम का खाना बनाती, तो कई बार दिन में पूछती थी कितने बजे आएगा शाम को। तो मैं ये कह देता था कि आज तो उसकी बर्थडे पार्टी है, वहाँ खाना खाने जाना है। सिर्फ इसलिए जाना कहीं नहीं था, भाई मेरे लिए अकेले के लिए खाना बनाएगी, और मैं कहता था माँ तुम सो जाना, मैं आऊँगा। लेकिन वो बाहर बरंडे पे जो एक चबूतरा होता है गोखा टाइप, मैं 10:30 बजे भी आता था, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम था मेरा जॉब का और बिजनेस करने का। तो 11 बजे भी आता तो जब तक बैठी रहती थी और मेरी लड़ाई होती थी, और मेरे को आते ही कहती तूने झूठ बोला है ना, कोई बर्थडे पार्टी में नहीं गया। अच्छा। और वो मेरे को बने हुए फुलके और सब्जी रहती थी। तो मेरे तो ऐसा किसी से सलाह भी नहीं ली, बस ये मदर और पद्मपुरु भगवान को मैं मेरा ईष्ट मानता हूँ। क्या कोई भी नया काम शुरू करता हूँ वहाँ ढोक दे के मैं आता हूँ। अभी जैसे मेरे बर्थडे पे एवरी मेरा बर्थडे 2 अगस्त का आता है, वो आचार्य ऋषि के सानिध्य में बनाता हूँ मैं 2005 से। तो अभी भी 100 टीचर्स को उनको लेके आया था, और जयपुर की काफ़ी अर्ज की थी। और जब मंगल पाठ हो गया, 35 मिनट का समय तो उन्होंने प्रवचन में दिया था। तो जस्टिस वुमेन राइट्स के चेयरमैन NK जैन और जयपुर के MP, वो दोनों एज ए चीफ गेस्ट आए थे यहाँ। तो आचार्य श्री से मंगल पाठ के बाद भी हमने 35 मिनट तक करते रहे जयपुर के लिए। तो उन्होंने कहा कि जयपुर में हम फरमाना भी चाहें तो अभी सभा के अध्यक्ष मंत्री नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा गुरुदेव जल्दी आ जाएंगे, और आप तो क्या, मैं मेरे पद्मपुरु हुआ ना आपको बुलाने वाले। वो 2008 में भी पद्मपुरा गए थे। अच्छा। 24 घंटा रह के आए। माँ प्रज्ञा जी जब जयपुर आने का नहीं था, उनके वायु का दोष था, तो मैंने आसीन में उनसे रिक्वेस्ट की गुरुदेव आप जयपुर पधारो। और वहाँ मेवाड़ कहते हैं या उसको क्या कहते हैं बेल्ट को, तो उन लोगों को पता पड़ा, तो वो लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अच्छा। बोले हमारे तो वहाँ चौमासा और ये है, और तुम इनको जयपुर की क्यों कर रही हो। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को उस टाइम तक भी इतनी समझ नहीं थी कि गुरुजी अपने वहाँ आने चाहिए। मैंने कहा इनकी तकलीफ़ है, और क्योंकि मैं एक आई हॉस्पिटल रन करता हूँ जो राजस्थान का फर्स्ट चैरिटी आई हॉस्पिटल है, लगभग 27,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग बना हुआ है, और सब आइज़ की मशीनरी और एवरीथिंग वहाँ फैको मशीन उस टाइम सब अवेलेबल है। तो सब डॉक्टरों से संपर्क था, इसलिए मैं कई बार मेरी गाड़ी में आचार्य श्री के दर्शनार्थ डॉक्टरों को ले जाता कि उनकी एडवाइस मानेंगे। तो आसीन में तो वो फेल हो गया। तो टाटगढ़ एक जगह थी, आप तो सब, तो वहाँ डॉक्टर DS पोखरना को लेके गया था मैं। तो आचार्य श्री ने, महाप्रज्ञा जी ने बुलाया, बोला तुम्हारी भावना प्रबल है, इसको आउट मत करना, जयपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बात। उन्होंने इतना मेरे को आशीर्वाद दिया वहाँ। उसके पहले की एक घटना बताऊँ, जब 2005 में, आज अपन लोगों में से भी किसी को भी लोकार्पण करने जाना है तो पहले वहाँ जाएंगे, किसी के ऑफिस या घर नहीं जाएंगे। तो गुरुदेव का जब बिहार था, तो मैंने कहा गुरुदेव मेरा ऑफिस बीच में आएगा, तो एक बार मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो जब मेरे को बुलाया उसमें 6 महीने में इतना मैं गुल मिल गया आचार्य श्री से, महाप्रज्ञा जी से, जैसे कोई पता नहीं कितनी बार मैं मिल रहा हूँ, जबकि मिले हुए 4-6 महीने हुए थे। वो हर वीक जाने से इतना अट्रैक्शन हो गया मुझे, और उनको भी हो गया। जैसे राजेंद्र जी ने भी आपको कहा कि जाते ही, वैसे वो आर भी कर रहे होते, या पता पड़ गया कि भाई नरेश आया, तो तुरंत मेरा उनकी स्मृति में एक बहुत बड़ा बुक भी लिख रहा हूँ मैं, और एक पूरा वो फोटोग्राफ्स का एल्बम जो पद्मश्री के लिए कई बार मांग चुके हैं वो पिछले 6 साल से मेरे से। अच्छा। तो मैंने भेजा नहीं। तो वो डॉक्टर अशोक पनगड़िया, आपने नाम सुना होगा, फेमस अपने डॉक्टर हैं, तो उनके साथ ही मेरा पद्मश्री में चल रहा था। तो उनका हो गया, बोला नरेश तूने भेजी नहीं फाइल। मैंने कहा भाई साहब क्या करना, अपने को आचार्य श्री का शासन सेविका दिया हुआ है, कोई पद्मश्री में इंटरेस्ट नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं, खैर अभी इंटरव्यू है इसलिए नहीं बता रहा मैं, बाद में अलग से बताऊंगा कि पद्मश्री भी कैसे मिलता है, क्यों मिलता है। अच्छा। कई रीजन है वो हिंदुस्तान में। तो ऐसे करके फिर
मेरे ऑफिस में आज दिनेश मुनि ने कहा यही मंगल पाठ सुन लो। अच्छा तो जब अच्छी आती है चीज़, तो जो मेरा ऑफिस था वो जैसे पुलिया होती है दोनों साइड रोड होती है, तो मेरा अदर साइड था, रोंग साइड। अच्छा तो वो जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर था वो ऑफिस में दिन में आराम करते थे हमारे ऑफिस में। अच्छा मैंने कहा सुबह की बात है, ऐसी ऐसी घटना है, चिंता मत करो। उसने एक सब इंस्पेक्टर को भेजा, वहाँ ट्रैफिक को रोक दिया, और जब उनका रथ मुड़ा तो पीछे से लोग चिल्लाने लगे अरे इधर नहीं उधर मोड़ना है। तो आचार्य श्री ने कहा, क्योंकि आचार्य श्री से परमिशन ले ली थी पहले, क्या बात है। तो वह मेरे वहाँ पधारे ऑफिस, और फिर दूसरे 2 ऑफिस थे, दूसरे से निकले बाहर, और फिर अनुभा में लोकार्पण हुआ। अच्छा क्या बात। तो देखा आप लोगों ने कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में माता, इष्ट और आचार्यों और साधुओं की त्रिवेणी का संगम अगर हो जाए तो कोई भी सफलता दूर नहीं, व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। ये मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूं कि आप सबको इस बातों से प्रेरणा लेनी है और अपने जीवन में उतारना है। आप जो कार्य कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उस कार्य में अगर आपको निपुणता हासिल करनी है और सफलता हासिल करनी है तो किन किन संस्कारों को अपने जीवन में लेकर आना है वो जानना बहुत ही जरूरी है। तो आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने भी बताया जैसे कि आपके जीवन में माता, इष्ट और जो आचार्य हैं उनका आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मिला, और इसके अलावा आप कोई व्यक्ति है व्यापारिक जीवन में कोई जो आपका आदर्श बना, इसके अलावा कोई समाज सेवी है जो आपका आदर्श बना? इस तरह से तो मेरे बहुत लोगों की लिस्ट है, तो मैं ऐसे पर्टिकुलर एक नाम नहीं बता सकता। हाँ बस ये है कि मेरी वाइफ ने, जब मेरी शादी को हो गए 31 ईयर, तो वाइफ ने 2-3 साल तो देखा ये क्या चल रहा है, एक तरह से उसको लगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो पैसे खर्च हो रहे थे उन्हीं के हिस्से के थे, जो भी मैं चैरिटी कर रहा था। तो उसने 2-4-5 साल बाद तो बोला नहीं। तो मेरे एक लड़की और एक लड़का है मेरे, अच्छा तो मैंने लगभग वो 10 साल के हो गए जब काफ़ी बहस हुई, तो मैंने कहा तुम बताओ अपने कितने लड़के लड़की है वाइफ को। अच्छा उसने कहा तुमको नहीं पता क्या, एक लड़का एक लड़की है। मैंने तुम एक लड़की मत मानो, तुम मानो कि तुम्हारी 3 लड़की है। हाँ तो पहली लड़की की शादी के पैसे तो मैंने हॉस्पिटल बनाने में खर्च कर दिए, और दूसरी से मेरा चैरिटी काम चलेगा, अच्छा और तीसरे की शादी जितने पैसे हैं अपने पास। क्या बात है। उसके बाद से उसने कभी उफ नहीं करी, न मेरे बच्चे ने करी। मेरी बच्ची भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी अभी मैरिज की है हमने 6-8 महीने पहले ही। और पदम जी भाई साहब साक्षी है, उसमें पधारे थे आप। और मेरा बेटा ने बीटेक किया मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और वो यहाँ बेंगलोर में ही सर्विस है एक्सचेंजर में। उसने भी अभी रिजाइन दे दिया कि पापा मैं तो जयपुर ही आऊँगा। अच्छा तो मैंने कहा तुम्हारा डिसीजन है। और उसकी जो वर्किंग हैंड है, जो उसके बॉस, उन्होंने उसको 10 लाख का पैकेज और बढ़ा के 15 से 25 कर दिया, ताकि ये जाए नहीं। अच्छा और उसको जर्मनी का ऑफ़र दिया। क्या तो उसका फ़ोन आया 7-8 दिन पहले, पापा क्या करें। मैंने कहा बेटे तू पैसे भी मेरे को ला के देगा, मेरे को तो चैरिटी में खर्च करने, हाँ और जयपुर रहेगा तो हो सकता है मेरा काम चैरिटी का और बढ़े, क्या बात। क्योंकि मेरा जो भी बिज़नेस है वो सब स्टाफ के भरोसे है। हाँ हाँ मेरा एक ही सिद्धांत है, हर दिवाली पे अगर 1 रुपये भी बढ़ता है तो वो अपना प्रॉफिट है। इसमें नहीं जाना कि उसने स्टाफ ने क्या खाया है, क्या नहीं पिया, क्या पैसे उड़ाए, इसमें नहीं पढ़ता हूँ। ये जयपुर में आज भी सारे जितने भी बिजनेसमैन है सबको पता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पूजा जी आप कुछ इनसे पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि आपके परिवार में जैसे मम्मी ने और आपके बच्चों ने और आपके वाइफ ने सपोर्ट कर लिया है आपको पूरी तरीके से, उनके अलावा जो हमारे जो आपके जो भाई है या सिस्टर्स है, तो उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया? आपके जो मुश्किल घड़ी थी उन्होंने आपको उस वक्त कैसे मोटिवेट किया? मुश्किल घड़ी की तो एक घटना बताता हूँ आपको। जब मैं बिज़नेस में आया तो पैसे थे नहीं बिल्कुल भी, और एक बिज़नेस शुरू करने के लिए मैंने रियल इस्टेट का, बिल्डर का काम डेवलप करना चाहता था। धीरे धीरे देख के, कोई डिग्री नहीं ली थी। तो मेरे ब्रदर है मेरे से बड़े वाले, डीजीएम है वो, तो रिटायर हो गए। तो उनसे मैंने एक बार थोड़े पैसे लिए कि तुमको 4-5 दिन बाद लौटा दूंगा, और किसी कारण से मैं नहीं लौटा पाया हूँ।
तो उन्होंने मेरे को, खैर वो शब्द तो इतने अच्छे लगे कि वो आज मेरे लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा तुम जवान के पक्के नहीं हो और तुमको कभी पैसे देने नहीं चाहिए उधार। वो चीज़ मेरे को बहुत मन में चुभ बैठ गई। गई। मैंने हाथों हाथ, मदर मेरी उस टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो पैसे भी उनसे इसलिए लिए थे कि उनका ऑपरेशन हो रहा था। डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जो बहुत बड़ा उनका एक हॉस्पिटल है, जयपुर हॉस्पिटल जयपुर, इसलिए लिए थे, लेकिन किसी कारण से नहीं दे पाया। तो मैंने उसी दिन ठान लिया कि अपने को अपने बलबूते पे चलना है। तो उनकी वो वर्ड्स कहे हुए मेरे आज भी याद रहते हैं। और वो जब भी मिलता है, जब मुझसे कहता है कि मुझे माफ़ करना यार, मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छे रहे वो, नहीं कहते तो पता नहीं क्या स्थिति में होते, क्या बहुत करते। सीखने मिला, मतलब आपको उस हाँ, लाइन से वही। आपको एक लेसन मिल गया था आपके लाइफ में। फिर जब मदर ठीक होके आ गई, उनका ट्रीटमेंट चला, तो डॉक्टर पीके सेठी ऑर्थोपेडिक बहुत बड़े सर्जन थे, तो उन्होंने कहा इनका ऑपरेशन क्यों नहीं कराया, बहुत वीक थी वो। तो मेरे ब्रदर सिस्टर बाहर रहते थे, मैंने ऑपरेशन के लिए, उन्होंने कहा 2 घंटे लगेंगे। 6 घंटे हो गए, मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कि कुछ हो गया तो सब मेरे को बेवाव के जूते मारेंगे, गालियाँ बकेंगे। मैं उसी टाइम पे छोड़ के पदमपुरा, मेरे जो ईस्ट है, मोटरसाइकिल मदर ने दिलाई थी, तो वहाँ चला गया पदमपुरा, और वहाँ अर्ज करी कि मेरी इज्जत आपके हाथ है, जो भी कुछ वर्ड्स बोले। और जब मैं वापस आया तो उसके 15 मिनट बाद मदर को लाए, बोला, डॉक्टर साहब से पूछा आपने तो 2 घंटे गए थे, 8-10 घंटे कैसे, क्या हो गया? बोला मेरी जी कोई चमत्कार हुआ है आपकी मदर पे। तो मैं कोई काम माँ के बिना नहीं करता। अभी जैसे आचार्य श्री ने कहा कि अध्यक्ष, तो मैंने कहा आपको मैं कुछ नहीं बुलाऊंगा, पद्मप्रभु भगवान अपना आप बुलाएंगे, जैसे आप 8 में गए थे। और ये बात मैंने आचार्य श्री को आते ही कल सुबह कन्वे भी कर दी, और कल शाम को उन्होंने जयपुर का फरमा दिया। तालियां बजनी चाहिए। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। बिल्कुल सर। तो नरेश जी, एक और बात मैं जानना चाहूँगा, और हमारे जो तमाम दर्शक हैं जो विश्व भर में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। तो इन सामाजिक संस्थाओं में जुड़ने के बाद में कोई आपको संघर्ष झेलना पड़ा, या ये जुड़ाव कैसे हुआ, और जुड़ाव हुआ तो आपका अनुभव क्या रहा है इन सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर? ये खुद की फीलिंग होती है, आप अपने मन में ही समझ सकते हो वो चीज़ कि आपने कितना पाया है, क्या किया। तेरापन समाज ने मेरे को शिक्षा समिति का में जोड़ा, पिछले 18 साल से मैं वहीं हूँ। और उसके बाद महामंत्री रहा, फिर अध्यक्ष हो गया मैं। तो एक अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, और एक अध्यक्ष 2 टर्म से ज़्यादा में वापस उसको छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन हमारा समाज इतना उदार ना था, उन्होंने संविधान बदल दिया। अच्छा। और मुझे तीसरी बार वापस अध्यक्ष बनाया वहाँ तेरापन शिक्षा समिति का। उसमें 1 कॉलेज और 3 स्कूल, लगभग 2000 स्टूडेंट हैं। आज भी हम उस संस्था में लगभग 450 बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और जो मेरे मदर फादर के नाम से मैंने एक ट्रस्ट बनाया 22-23 साल पहले, गुलाब कौशल्या चैरिटेबल, उस हॉस्पिटल का उद्घाटन भी वाइस प्रेसिडेंट ने 2006 में किया, जब उस टाइम भैरव सिंह जी शेखावत। तो समाज ने बहुत बातें बनाई कि इस हॉस्पिटल के लिए आएंगे क्या उपराष्ट्रपति, कि उस टाइम भैरव सिंह जी की बात नहीं थी, वो जो पद था उपराष्ट्रपति का बहुत बड़ा था। और देखिए आप, वो पद्मपुरु का चमत्कार है, 7 फरवरी 2007 को उनको आना था, और 6 फरवरी 2007 को मूसलाधार बारिश हो गई। तो वो जो टेंटेज वेंटेज थे, वो बल्ली वल्ली सब हिल जाती है। तो वो तो पूरा उनकी तो लवाजमे में 10 दिन से पुलिस वाले, एसपी, डीएसपी, सब ने प्रोटोकॉल के हिसाब से चेकिंग करते हैं। तो वहाँ एक बाबा बैठा था 71 साल का, जिसके वाइट बाल थे। उन्होंने कहा भाई साहब आपकी तपस्या तो भंग होगी। और वहाँ जितने भी पुलिस वाले जो थे बोले अब तो महामहिम को रिपोर्ट देनी है हमको कि ऐसे ऐसे हो गया, तो अब आपका मुश्किल ही होगा। मैं तो सब छोड़ के, और मोटरसाइकिल की बात, जब तक कार आ गई थी मेरे पास, पद्मप्रभु भगवान के गया, और वहाँ से सीधा ही KL कोचर साहब उनके प्रेस सलाहकार थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा महामहिम कब आएंगे कल? बोले नरेश जी आज आ गए, वो तो 1 दिन पहले ही। तो मैंने क्या, उन्होंने पूछा क्या बात हुई? मैंने कहा ऐसे। बोला सब काम छोड़ के अभी आ जाओ यहाँ, जो CM हाउस था वहाँ। तो मैं तुरंत लेके वहाँ गया,
तो अच्छे मूड में थे, जाते ही बोले तुम्हारे तो कल आना है ना। उन्होंने कहा ये हॉस्पिटल वाले आ गए, जो कोचर साहब थे, बोला कल आना है तुम्हारे तो। मैंने कहा मैं तो आज इसलिए आया हूँ कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। बोला तुम्हारा हॉस्पिटल तो सही सलामत है ना। मैंने कहा हाँ, तुम जाओ आराम से। इतने में वो पुलिस के डीएसपी एसपी सब आ गए। तो उनको वो नहीं जानते थे कि भाई मैं ही नरेश मेहता हूँ। अच्छा। तो वो अपनी बोले रिपोर्ट देने आए हो क्या? दे दी इसने रिपोर्ट, कल चलना है अपने को। ऐसे करके वो पद्मगुरु की कई घटनाएं हैं जो मेरे जीवन में चरितार्थ है। और एक और बात पूछना चाहूँगा कि आप इन सभा संस्थाओं में आपने नेतृत्व भी किया है, आप आगे भी रहे हो, अग्रणी भी रहे हो। तो एक जो समस्या सामने आती है कि हर प्रकार के व्यक्ति आपकी टीम में होते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, आपकी एग्जीक्यूटिव वर्किंग कमेटी में होते हैं, उनके विचार अलग अलग होते हैं। तो उन विचारों में कैसे आपने सामंजस्य स्थापित किया? आप कैसे उनके विचारों को आपने सुना और आपके जो विचार है उनको अवगत कराया, और कैसे उससे आप आगे बढ़े अपने नेतृत्व में? मैंने एक ही चीज़ सीखी थी, फिर यहाँ भी मेरी मदर आ जाएगी बीच में। आज भी कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में बिजनेस को लेके आपसे किसी से टकराव नहीं हो या समाज में नहीं हो। ऐसी कई घटनाएं आई। मैंने मेरा एक ही मोटिव बना रखा था, कोई कैसा कहे उससे हाथ जोड़ लो, वही गलती हो गई क्षमा करो। तो कोई डिस्प्यूट आगे आज तक नहीं बढ़ा कोई भी, कभी भी। और समाज के सभी लोगों का, जयपुर के 13पन समाज का, सबका बहुत ही आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है। किसी काम को लेके करो, लाभ होता है। और कोई एक सीख जो आपने अपने जीवन में उतारी, आचार्य श्री तुलसी जी की, महाप्रज्ञ जी की, आचार्य श्री महाश्रम जी की, आपको तीनों आचार्यों का सानिध्य प्राप्त हुआ, कि कोई एक बात जो बहुत प्रभावशाली रही आपके जीवन में और जिसका आपने तहे दिल से अनुसरण किया, वो शेयर करें। मैं आचार्य तुलसी का तो इतना ध्यान नहीं है मुझे, माँ प्रज्ञा जी के ही टच में आया सबसे पहले। मैंने एक चीज़ सीखी थी कि आचार्यों से कभी झूठ नहीं बोलना। अच्छा। तो आज भी महाश्रवण जी को मेरे बारे में सब कुछ जानकारी है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। अब इस बात से देख लीजिए, जब गुवाहाटी में चौमासा था तो उस चौमासे के बाद ही नोटबंदी का टाइम आ गया था। अच्छा। उधर से बिहार हुआ और 8 नवंबर को नोटबंदी का डिक्लेरेशन हो गया। तो जब हर हफ्ते आता था, हर महीने जाता था फ्लाइट से आना जाना, तो आचार्य जी ने कहा लोगों की तो नोटबंदी हो रही है, तुम ये फ्लाइट से आ रहे हो कर रहे हो तो क्या हो रहा है? मैंने गुरुदेव कोई चोर के पैसे नहीं ला रहा, मेरे पैसे खर्च कर रहा हूँ, और जिस दिन नहीं होंगे आपको कह दूंगा, कहीं से भी आ जाएंगे। तो आचार्य श्री इतने प्रसन्नचित हुए। ये सब घटनाएं साक्षी है, उसमें 50% में तो हमारे भाई पदम जी कटेर साक्षात हैं। तो मेरे तो ऐसा कभी कुछ लगा नहीं। मेरे तो विराटनगर भूकंप आ गया, लोगों ने आचार्य श्री को बहुत लेटर भेजे कि आप वापस आ जाओ। अच्छा। यहाँ तक कि हमारे बहुत बड़े जो संत थे उन्होंने भी भेजा, भाई साहब पता होगा। तो उस टाइम पे वो 25 अप्रैल के आसपास भूकंप आया। तो अप्रैल के महीने में जाना था, घर वाले का भूकंप है जाने नहीं देंगे। मैंने कुछ ही नहीं बोला, दिल्ली जाके सीधा काठमांडू गया और वहाँ से जाके दर्शन करके। अब उस टाइम पे इनके फ़ोन भी मिलने करे नहीं, तो फिर मैंने वापस आया। बोले कहाँ चले गए थे, तुम्हारे फ़ोन स्विच ऑफ। मैंने गुरुजी के गया था मैं तो काठमांडू, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वहाँ भूकंप आया हुआ है। अच्छा। मैंने कहा गुरुजी के कुछ हुआ, जब उनके नहीं हुआ, पंडाल गिर गया, इतने लोग निकल गए, तो मेरे क्या होना था? उनका आशीर्वाद है साथ, और फिर मेरे माता पिता का है। क्या बात, क्या बात। आज भी मैं कोई काम करता हूँ, सब गुलाब कौशल्या के नाम से करता हूँ। तो सब लोग कहते हैं नरेश मेहता क्यों नहीं है। मैंने नरेश मेहता आया किसके पीछे? गुलाब कौशल्या के पीछे। बस सब कुछ उनका ही है। तो बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है इनसे, और जो एक बात उभर कर आई है वो है कि जीवन में अगर प्रामाणिकता हो, जीवन में अगर पारदर्शिता हो, और जीवन में अगर आपकी माँ का आपके ऊपर अगर आशीर्वाद है, तो कोई भी कठिनाई पल भर में, क्षण भर में दूर हो जाती है। तो हम ये वार्तालाप नरेश जी के साथ जारी रखेंगे। नरेश जी, ये तमाम युवा ये जानना चाहते हैं कि
आप सामाजिक स्तर में बहुत सक्रिय हैं सामाजिक क्षेत्र में, तो व्यापार और समाज में कैसे आप सामंजस्य स्थापित करते हैं? आप व्यापार जगत से भी जुड़े हुए हैं, आपका रियल एस्टेट का एक अच्छा खासा जयपुर में बिजनेस है, व्यापार है, तो ये बताइए कि आप इन दोनों के बीच तालमेल कैसे स्थापित करते हैं, क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय समाज में व्यतीत होता है, तो व्यापार को कैसे आप हैंडल करते हैं? अब आजकल तो मोबाइल का युग है, तो कोई भी बात होती है मेरे दिन भर में एटलीस्ट 300-400 कॉल तो अटेंड करता ही हूँ मैं। और व्हाट्सएप की तो मेरे अभी मोबाइल में पूरी ब्लू की जो है वो भरी पड़ी होगी, देखना है नहीं। और जो भी मीटिंग्स होती है मेरी, चाहे बिजनेस हो चाहे सामाजिक हो, उसमें मोबाइल नॉट अलाउड। अच्छा, नहीं तो क्या है, वो 1 मिनट कोई काम करेंगे, कभी किसका बजेगा, कभी किसका बजेगा। उससे मेरा प्रतिरोध भी बहुत हुआ समाज संस्थाओं में। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, तो चलता है वो सामंजस्य की। तो ऐसी बात है ना, जब मन में आप ठान लो तो कोई टेंशन नहीं। क्या बात, क्या बात। मैंने यहाँ 2 अगस्त को भी, यहाँ सब लोग जो मौजूद थे, मेरा जन्मदिन था उस दिन, तो आचार्य श्री ने जब डायरी में भी नोट किया, जयपुर का लिखने भी लग गए, तो सब लोगों ने यही सोचा कि अब तो फरमा दी। तो उन्होंने बात ऐसी बोल दी, मैंने गुरुदेव कह दिया, गुरुदेव मेरे ईस्ट में ताकत होगी तो आपको आना पड़ेगा। आप देख लीजिए, वो 2 अगस्त की बात है और कल 13 सितंबर गुरुदेव ने फरमा दी। क्या बात, क्या बात। बिजनेस एक अलग चीज़ है, सामाजिक चीज़ अलग है। सामाजिक जो वर्क कहता हूँ, कई लोग तो मेरे को, मेरे परिवार में और भी मेंबर बोला ये पागल हो गया। अच्छा, कई लोग संज्ञा देते हैं, बोले इसको भूत सवार हो रहा है चैरिटी का। कई लोग भी कह देते हैं इसको अपने नाम की पड़ी है। तो मैं उनको कहता हूँ भाई, अगर कोई भी चैरिटी का काम 1 लाख का है, आप सिर्फ 25,000 दे दो और पूरा कार्यक्रम आपके नाम से कर दूंगा। लेकिन कोई फ्रंट में नहीं आता, क्योंकि उसमें 25 भी लगते हैं, तो खर्च करना नहीं चाहता। बस दिल सबका बड़ा नहीं होता आपके जैसे। जैसे और पद्म प्रभु का इतना आशीर्वाद है, 2 आचार्यों का आशीर्वाद। माँ शमन जी के पास कितनी लाइन होगी, अभी भी जाऊंगा तो तुरंत बुला लेंगे, बात करेंगे, और बिल्कुल टेबल के पास से करता हूँ। अच्छा, मेरी इसमें मोबाइल में है सारे फोटोग्राफ्स, उनको पता है। और कई दिन से कह रहे हैं कि तुम अब साल में 2 बार कर लो। मैंने गुरुदेव अब तक जब तक हाथ पाँव चलने करने दो। लगभग 15 साल से चल रहा है मेरा क्रम। तो देखिए, हमने यहाँ पे जाना कि नंबर 1 बात जो जानी वो ये है कि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग। आप सामाजिक स्तर में सक्रिय हैं, फिर भी आप अपने व्यापार को हैंडल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर रहे हैं। और ये एक और बात जानी आपने कि अगर धुन अगर पक्की हो, अगर आपका आचार्य के साथ, अगर साधु साथियों के साथ अगर आपका निकटता है, तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है, और वही सीख हम अपने जीवन में उतार पाते हैं। तो इस मोड़ पर जो तमाम ये युवा देख रहे हैं प्रोग्राम, जो दर्शकगण देख रहे हैं, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, ताकि वो अपने जीवन में आपका अनुसरण कर पाएं? आप जैसे सक्रिय हैं वैसे वो सक्रिय हो पाएं, और जिस तरह से आप चैरिटी करते हैं, बहुत बड़ी तादाद में चैरिटी करते हैं, वो भी ये चैरिटी करें। तो उनके लिए कोई एक संदेश? उनके लिए यही संदेश है साहब, आप सुबह पहले जब भी उठें, अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करें। ये सबसे पहला जीवन का अध्याय है। मैं मेरे कॉलेज स्कूल में सब बच्चों को ये कहता हूँ। और सुबह 5 से 7 का जो टाइम होता है, उसमें जिस बच्चे ने पढ़ाई कर ली उसको दिन भर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत अच्छे नंबर उसके आएंगे। अच्छा। तो और ये एक मन में विश्वास होना चाहिए कि भाई जो आपको इस धरती पे लाएं, अगर उनका भी आप ढंग से अनुकरण नहीं करो तो उसके मुकाबले कुछ नहीं है। और जो आदमी बच्चा, घर घर में लड़ाई होती है, भाई बहन सब अलग होते हैं, हम 12 भाई बहन का परिवार है। आज भी मेरे परिवार में मुझे फ़ख्र होता है, 12 भाई, जिसके भी कोई भी काम होता है बिना मेरी सहमति से नहीं होता। मेरा सबको एक ही कहा हुआ है, किसी के पास कम पैसे हैं, किसी के पास ज़्यादा है, तो मैं यही कहता हूँ भाई आपका जो बजट है वो दे दीजिए, ज़्यादा लगे तो मेरे, बचे तो मेरे। क्या बात है, क्या बात है। अगर ये है तो बेस्ट वो है। और मेरे एक बेटा और एक बेटी है। बेटी के हमारी, मेरे कंवर साहब भी फर्स्ट देखा हुआ अग्रवाल फैमिली से हैं,
हमने कुछ नहीं देखा, हम जैन है क्या है। अच्छा। वो सीए है चार्टर्ड, बेटी भी सीए फाइनल ग्रुप में कर रही है। उससे भी पूछा, उसने कहा पापा मेरे को भी ठीक है, दोनों एक साथ करते थे। तो मैंने तो 1 घंटे में उनका ओके कर दिया अच्छा। और फर्स्ट अच्छी जगह शादी हो गई। अब लोगों ने कहा कि हम तो ये देंगे, मैंने प्रण कर लिया था कि मैं किसी का एक भी लिफाफा नहीं रखूँगा, क्योंकि इसको मैं कुरीति मानता हूँ। और लिफाफे भी आजकल क्या है, ये देख के देते हैं कि यार ये सक्सेस है तो इसको तो कम से कम 1000 दे या 2000 दे, और कोई थोड़ा सा डाउन टू अर्थ है तो उसको अरे यार इसके तो 200 में काम हो जाएगा, इसके 500 में हो जाए। तो मैं इसके सख्त खिलाफ था। फिर लोग माने नहीं, कोई कोर्ट की जेब में डालता था। तो मैंने अनाउंस किया माइक से, भाई जो भी पैसा आएगा इसका उतना ही पैसा और मिला के एक स्कूल गोद ले लूँगा। लगभग उसमें 22 से 24 लाख रुपए करीब आया लिफाफा एनवलप में। तो मैंने उतना ही पैसा लगा के, कोई पैसा चोरी का नहीं है मेरा, शुद्ध शाकाहारी है। चोरी हो सकती है तो हो सकती है टैक्स की या कुछ हो, बाकी मैं तो उसमें भी मेरे चार्टर को कह रखा है कि ये टैक्स देना भी एक तरह की चैरिटी है। बहुत बढ़िया। तो मेरे तो पूरा आराम से ये सीखने लायक बात। चल रहा है मेरे तो। भाई आपका सरकार चैरिटी में जो पैसा खर्च करती है कहाँ से करती है? आपका हमारा ही तो है। तो मैं तो उसमें भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और मेरे ख्याल में मेरी रिटर्न भी, मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम हमारे सब अकाउंट्स अप्रैल में ही सबमिट कर देते हैं सीए को, वो कभी भेजे। बस सिर्फ जो बैंक का टीडीएस और ये सर्टिफिकेट नहीं आते, वो चीज़ अलग है। तो हमारे हम कोई एडजस्टमेंट भी नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं मैं जब आपकी बातें सुन रहा था तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो आचार्य श्री तुलसी का अवदान है अनुवर्त का बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन में देख रहा हूँ, और अनुवर्त को आपने काफी हद तक अपने जीवन में उतारा है। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि आज देखिए क्या सर, हमसे- हमारे तेरापंथ समाज की जो भी धारणाएं हैं वो तो वास्तव में ही एक बहुत ही देखने लायक और मन में उतारने लायक है। मैंने कभी बाज़ार की चाय नहीं पी, कभी बीड़ी सिगरेट पे हाथ नहीं रखा, बियर तो बहुत दूर की बात है। जबकि मेरे प्रोफेशन में 90% लोग बियर और ये सब पीते हैं। अच्छा। तो उसमें मुझे जाना पड़ता है, तो मैं हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक आती है। तो एक बार तो लोगों ने कह दिया वाइफ को कि आज तो आपके साहब है ना बियर पी रहे थे, क्लार्क साहब मेरे 5 स्टार होटल की बात थी। तो वाइफ ने कहा हो ही नहीं सकता, शर्त लगा लो। ये बात कोई 8-10 साल पहले की है। तो बोले लगा लो भाभी जी, लेकिन 5 लाख से कम की नहीं लगेगी। वाइफ को भरोसा था, उसने 5 लाख की शर्त लगा ली। और जब वापस की बोला इनको तो जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, बोला इसने कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। फिर उन्होंने कहा भाई साहब ये 5, मैंने कहा 5 नहीं अब 10 लगेंगे, और वो भी हमारी स्कूल में डोनेट कर दो। तो मेरे तो बस। अच्छा नरेश जी, यू हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। आपने व्यापारिक जीवन में भी सफलता हासिल की, सामाजिक जीवन में भी सफलता हासिल की है, और पारिवारिक जीवन में भी, जैसा आपने कहा, संयुक्त परिवार है और हर कोई डिसीजन संयुक्त परिवार की सहमति से होता है। तो आपके मायने में असली खुशी और असली संतुष्टि क्या है? क्या वो पैसा कमाना, पैसा अर्जित करना असली खुशी है? क्या वो समाज के लिए जब हम कुछ करते हैं तो असली खुशी है? और क्या वो परिवार को जब हम साथ में लेकर चलते हैं वो असली खुशी है? अगर आपको कुछ शब्दों में बयां करना हो कि आपके अनुसार असली खुशी और असली संतुष्टि व्यक्ति के जीवन में कब हासिल? देखिए पैसा कमाना एक अलग है, वो भी ज़रूरी है परिवार चलाने के लिए, लेकिन वो एक लिमिट तक होना चाहिए। उसके बाद आप जो भी करो वो विसर्जन ही करना चाहिए आदमी को, क्योंकि एक से एक अरबपति देखे हैं, जिसकी भी डेथ हो गई या कुछ भी हो गया सब खाली हाथ जाते हैं। और आचार्य श्री भी अपने प्रवचन में यही कहते हैं, हम सब लोग सुनते हैं रोज़ ही संस्कार चैनल और उस पर। तो परिवार भी मेन है, ये नहीं कह रहा परिवार को भी आप इग्नोर कर दो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन परिवार से बढ़ के समाज भी अपनी एक भूमि आपसे अपेक्षा रखता है। तो पूरा समाज मेरा परिवार है और मैं समाज के लिए जीता हूं, और समाज को मैं जितना विसर्जन कर पाऊं वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये विचार आदरणीय श्री नरेश जी मेहता ने यहाँ पे रखे। तो ये तो हो गई पूजा, बहुत कुछ हमने इनसे सीखा जाना। अब कुछ
कुछ सवाल मेरे दिल में हैं जो मैं अभी तक लेके बैठी हूँ, मैं पूछ सकती हूँ आपको? आप जैसे हमने आपको समझा, जैसे मैंने आपको सुना, आप इतने बिजी रहते हो परिवार के साथ, समाज के साथ और बिजनेस के साथ, उस बीच में आप अपने हेल्थ का कितना ध्यान रखते हो? हेल्थ के Health- लिए कुछ करते हो? नहीं, मैंने अभी कुछ किया नहीं, और जो मेरी हेल्थ है ये पिछले 20 साल से ऐसे ही मेंटेन है। जबकि मैं 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर रोज़ गाड़ी में सफ़र करता हूँ, जयपुर में, कहीं बाहर नहीं, और 10-15 किलोमीटर के आसपास मूवमेंट भी होता है, क्योंकि हर जगह गाड़ी जाती नहीं। तो कुछ एक्सरसाइज, योगा कुछ चलता है आपके लाइफ नहीं, में? मेरे लाइफ में झूठ नहीं बोलूँगा, ये कुछ नहीं करता मैं। आपको लगता है कि आपको करना चाहिए? हाँ, सब टोकते हैं मुझे करना चाहिए, किसको कम करो, लेकिन जिसने 20 साल से देखा है वो कहता है इनके तो ऐसे ही है। आई थिंक हम सबको बहुत हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। और दूसरा सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगी, हमने तो अब आपके मुंह से इतना सुन लिया है आपके बारे में, और दूसरों के ज़्यादा ही मुंह से बोल भी दिया मैंने, इतना हूँ ज़्यादा नहीं मैं, नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, कम ही बोला जितना क्योंकि वो आपके डिजर्व सवाल करते ऐसे हो। थे। तो इतना चैरिट करके, इतना डोनेट करके, सबकी इतनी मदद करके, आपके दिल में आपको कैसा महसूस होता है? मैं तो अब इसको पूरा 100% ही करने वाला हूँ, बेटे की शादी होती, क्योंकि जो 20% पैसा बचता है वो भी इतना है कि मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की आधी आबादी उससे भी कम अर्न करती। तो आपको फीलिंग कैसे होती है मेरे को तो डोनेट बहुत करके? फीलिंग होती है, क्योंकि मेरे मदर का कहा हुआ है और आचार्य महाप्रज्ञ का कहा हुआ है। महाप्रज्ञ जी ने एक शब्द बोला था बड़ी सभा के अंदर, मेरा कैंप चल रहा था जयपुर फुट का 2009 में लाडनू में, और 2008 का चौमासा करके वो लाडनू गए थे। तो मोजित मुनि ने कहा सुनिए मंगल पाठ। तो आचार्य श्री ने टोका, उस टाइम युवाचार्य श्री महाशवन जी थे, बोला इतनी जल्दी क्या है? तो उन्होंने माइक से बोला, सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, बोला ये इतना काम करता है समाज का, इसको कुछ दे दें। मैं समझ नहीं पाया। दिनेश मुनि ने कहा, हमारे जो वयोवृद्ध संत हैं, कि तुम गुरुदेव पूछ रहे तुमको कुछ मिला है क्या? मैंने कहा सब कुछ गुरुदेव का ही है, क्या मिला है? दिमाग में भी चीज़ नहीं थी। तो माँ शमन जी कहते हैं, माँ शमन इतना काम करता है, इसको शासन सेवी का अलंकरण दे दें। तो महाप्रज्ञ जी की एक चीज़ नोटिस करिए, जितना आदर महाप्रज्ञ जी आचार्य तुलसी का करते थे, उससे भी ज़्यादा माँ शमन जी महाप्रज्ञ जी का करते थे। तो उस टाइम में कहा तय गुरुदेव। तो आचार्य श्री ने फरमाया, लोगों ने कहा उठो दर्शन को डोग लगाओ। अब मेरे जब भी दिमाग में नहीं आई यार स्टेज पे कहाँ दौड़ लगाऊंगा। फिर लोगों ने कहा इतना बड़ा है ही, तो फिर मैं आचार्य श्री से पूरा किया। तो मैंने उस टाइम पे आचार्य श्री को मैंने कहा गुरुदेव मेरी एक इच्छा और है, कि तुम्हारी इच्छा का अंत ही नहीं है। तुम्हारे घर चले गए, जहाँ लाल कोठी रहते थे वहाँ आ गए, तुम्हारे बड़े मकान पे आ गए, पदमपुरा चले गए, इतनी जगह तो हम कहीं नहीं गए। नहीं, मैंने कहा मैं ये नहीं मांग रहा, मैं चाह रहा हूँ कि अंतिम समय आपके पास रहूँ मैं, कि उस टाइम मैं हर वीक दर्शन करता था। और एक चीज़ और कही थी कि मैंने जब भी आपका अंतिम समय हो, वो जो उसका निर्माण हो, उसमें मेरी भूमिका हो। तो आचार्य श्री एक बार तो बहुत आग बबूला हुए, बोले कैसे बेवकूफ़ पड़ेंगे सवाल कर रहे हैं। फिर मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया, और देखिए वो दोनों ही मेरे लाइफ में उतरे। जब मैं हर वीक जाता था, तो 8 नवंबर को जा रहा था मैं, 8 मई का महीना था, वहाँ जा रहा था गुरुदेव के वहाँ सरदार शहर। तो मेरा बेटा जो बेंगलोर में भी, वो बोला पापा मैं भी चलूँगा, कल चलो। लेकिन तो मैं 8 नवंबर को नहीं गया, 8 मई को सुबह जाता था, शाम को आ जाता था मैं। तो 9 को गए हम, अभी नियति को मंजूर था, 9 को गए तो आचार्य श्री के दर्शन करे, सब करे, और खाना खा के हम आए। तो आचार्य श्री के कुछ पीड़ा महसूस हुई। उस टाइम मैं उन पाठ के पास ही बैठा था, और 5 मिनट में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जब भी हमारे दिमाग में नहीं आई ये बात कि अपने मांगा था। फिर वहाँ जिसको काम मिल रहा था, एक बजरंग जी, अजय जी आचलिया थे वहाँ सरदार शहर की, तो उनके कोई उपवास व्रत था। बोले यार नरेश जी आप बिल्डर हो, मकान बनाते हो, तो यार ये काम आपको कराना है। मैंने कहा भाई साहब मैं नहीं जानता, या तो आप सब एजेंसियों से मिलाओ। तो उन्होंने मिलाया, तो वो इस तरह से वो बेदी जो 10 मई को उनका दान संस्कार हुआ, मेन चबूत जो होना, वो मेरे हाथ से पूरा संपूर्ण। क्या बात, बहुत अच्छा। मतलब आचार्य श्री का एक एक शब्द
मेरे मकान में है, मेरे बहुत मन खूब। में है। बहुत सीखने मिला हमको आपसे यहाँ पर, बहुत लोगों को जो वीडियो देखेंगे वो भी बहुत सीखेंगे आपसे। लेकिन जैसे कहते हैं ज़िंदगी में हंसी मजाक ज़रूरी है, ऐसे ही थोड़ी हंसी मजाक अभी हम करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपको, थोड़े फनी होंगे, चलेगा? हाँ हाँ, कैसे पूछो आप, कोई नहीं। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने पत्नी जी को प्यार से क्या बुलाते हो? नीरू बुलाता हूँ, उसका निर्मला है तो नीरू बोलता हूँ। नीरू। तो कैसे बुलाते हो? तो बोलो नीरू, कुछ तो होगा ना। हाँ, बस नीरू ही बोलता हूँ मैं। अच्छा। तो आचार्य जी ने मेरे को बताया भी था कि तुम ये जो बोलते हो शब्द नीरू, इसके पीछे भी कोई लॉजिक है, बहुत अच्छा वो है। क्या लॉजिक? अब वो उन्होंने बताया, वो मेरे मन में है, वो नहीं बता सकता। बहुत चीज़ें हैं, वो नहीं बता सकता। अच्छा। तो जैसे हमने सुना है कि आप हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ हार जीत का कुछ हो गया था, तो कुछ सुनने मिलेगा आपसे। हार जीत का ऐसा है कि विराटनगर आचार्य श्री का चौमासा था 2014 में। तो वाइफ ने कहा हर महीने जाके आते हो, अभी तुम थोड़ा सा उस टाइम पे उसको लग रहा था मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। मैंने कहा ये तो टलेगा नहीं, जाऊंगा मैं और सुबह आ जाऊंगा। तो कहा आज जाओगे सुबह आ जाओगे? तो उससे मेरी शर्त लग गई, कोई भी चीज़ की लग गई शर्त। तो मैं सुबह जयपुर से 6 बजे की फ़्लाइट लेके इंडिगो की जाती थी, दिल्ली गया। दिल्ली से काठमांडू की फ़्लाइट बदली और काठमांडू से विराटनगर के वो छोटे हेलीकॉप्टर समझिए, वो पहली बार बैठा था उसमें, डर भी लगा, वो हिल रहा है, नीचे दिख रही है पहाड़ियाँ। तो वहाँ विराटनगर गया वहाँ से, और वहाँ से ई रिक्शा से आचार्य श्री की गया और फटाफट मैं गया और मैंने बोला मुनि श्री को, गुरुदेव को कह दो मैं 5 मिनट में वापस जा रहा हूँ। तो गुरुदेव ने बुलाया, माँ शमन जी ने बोला क्या, कैसे जा रहे हो इतनी जल्दी, सुबह आते हो शाम तक तो रुको। मैंने कहा ऐसी बात है, नहीं नहीं फटाफट सुनो मंगल पाठ। मंगल पाठ सुना, वहाँ से वापस विराटनगर एयरपोर्ट आया, डोमेस्टिक फ़्लाइट चलती थी वो, वहाँ से वापस आ गया विराटनगर से काठमांडू, और काठमांडू से दिल्ली आ गया। दिल्ली पहुँचा मैं रात को 10:30 बजे। अब कुछ टाइम ना कोई फ़्लाइट ना और कुछ, बस में बैठने के आदी नहीं था, तो अब कोई विकल्प नहीं था कि सुबह अगर 5 बजे तक पहुँचना है तो वो बस मिली। और वो बस भी ऐसी मिली, उसमें पीछे वो एक सीट के पीछे एक डंडा टाइप लगा रहता है, बाल थे नहीं तो वो टकराता था तो फिर अड़ता था। तो उससे मैं 5 बजे करीब पहुंचा और 5:30 बजे मेरे मैं घर पहुंचा, खोला। तो वाइफ ने कहा झूठ बोलते हो, इतनी जल्दी तो आ ही नहीं सकते। मैंने कहा 5 फ्लाइट और एक बस में आया हूँ मैं। तो वो मेरे को हमेशा याद रहता है कि ये उसके पीछे भी गुरु की ताकत होती है। ऐसा नहीं है कि आप कर सकते हो, आपको कहीं वो नहीं है। ओके। तो मैं पूछना चाहूँगी, जब आप पति पत्नी के बीच में कुछ अनबन हो जाती है तो पहले सॉरी कौन बोलता है? मेरे को ऐसा याद नहीं है कि कभी सॉरी बोलने का कोई मतलब मौका पहले है। जाके बात कौन करेगा, कौन मनाएगा? हमारी सब, मैं बताऊं आपको बीच में इस क्वेश्चन के अलावा, समाज में सब कहते हैं वाइफ को कि दिन भर चैरिटी इसमें उलझे रहते हैं, आपको घुमाते भी हैं क्या? वाइफ ने कहा मेरे को 27 कंट्री घुमा दिया इन्होंने, हर साल ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं सबको सामंजस्य करके चलता हूँ। तो वो लड़ाई का मुद्दा तो आएगा नहीं ना, क्यों आएगा लड़ाई का मुद्दा? अच्छा, इतना प्यार है। थो अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? फेवरेट हीरोइन मेरी एक्सपायर हो गई, वो श्रीदेवी। श्रीदेवी, क्योंकि उनकी मैंने जयपुर में शूटिंग देखी है लम्हे पिक्चर की। सकते हो कि आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? मेरी स्वर्गीय जो है श्रीदेवी जी थी, क्योंकि मैंने उनका देखा वो गाने का सीन मेरी हिवड़ा में, बहुत ही टिपिकल सॉन्ग था वो, और एक बार भी उनका रीटेक नहीं हुआ उस गाने में। रीटेक एक बार भी नहीं हुआ? नहीं हुआ, पूरा आराम से चला। कनक वृंदावन गार्डन है जयपुर में, वहाँ पे वो फिल्माया गया था गाना। क्या मैं आपको पूछ सकती हूँ, जैसे आपने कहा कि श्रीदेवी आपकी फेवरेट हीरोइन है, उनकी पिक्चर आपकी फेवरेट कौन सी है? ये लम्हे पिक्चर अच्छी थी। और एक गाना उनका? यही बता रहा हूँ ना, मेरे हिवड़े हिवड़े। में जो मोरनी बागा में डांस। अच्छा, जब गाने की बात करी क्या मैं इससे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये कि आपको अगर आपकी वाइफ को एक गाना सुनाना हो, गुनगुनाना हो,
तो कौन सा गाना होगा? डेडिकेट कर दो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, दिखती रहो। अब उसके आगे भी क्या तो नहीं है बात है, वैसे। क्या बात है, क्या बात है। तो आज हमने मुलाकात की, आज हमने साक्षात्कार किया श्री नरेश जी मेहता से। और नरेश जी मेहता, बहुत ही व्यस्त समय निकाल कर आप हमारे स्टूडियो में आए, आपसे बहुत कुछ सीखने मिला। नरेश जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा है। आप सबका भी आपने मुझे मौका दिया बोलने का, धन्यवाद।